हेलो गाइस, माय नेम पुष्पा एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। जी हाँ, जिसका सबको इंतजार था, वर्ग 2 की रूल बुक आ चुकी है। एग्जाम डेट, परीक्षा फॉर्म भरने का सब कुछ आ चुका है। चलिए तो हम आपको समझाते हैं। वर्ग 2 मध्य प्रदेश शासन ईएसबी का जो है आपका ईएसबी है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने आपको दिया है। मध्य प्रदेश शासन में क्या क्या वैकेंसी आई है, सब लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। इसके अंदर माध्यमिक यानी कि वर्ग 2 इसको बोलते हैं बेसिकली मध्य प्रदेश में। वर्ग 2 की विषय यानी कि आपका वही संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश वगैरह के खेल एवं संगीत, वादन, गायन पे है। और प्राथमिक यानी प्राइमरी के लिए खेल, संगीत, गायन, वादन और नृत्य के टीचरों की जो भर्ती आपकी आ गई है। चलिए तो हम इसकी डेट समझ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 28 जनवरी है। आपकी 28 जनवरी से आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए। रोजगार पंजीयन आपका जो है वो उसको आप रिन्यूअल कर लीजिए। अगर रिन्यूअल नहीं है तो, क्योंकि लास्ट डेट पर साइट नहीं चलती है, बहुत दिक्कत आती है, इसलिए पहले ही आप रोजगार पंजीयन आपका अगर एक्सपायर्ड हो गया और नहीं बना तो पहले बना लो। और साथ में अपनी जो ईएसबी की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लीजिए कि सिर्फ डायरेक्ट जाके फॉर्म भरना रहे। लास्ट डेट जो है इसकी 11 फरवरी है। 11 फरवरी यानी आप समझ सकते हैं आपके पास कितने से दिन है, यानी आपके पास 15 दिन ही है। 15 दिन में आपको फॉर्म भरना ही भरना है। कोई भी चेंज नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना, ना ही डेट बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि आपने कि भैया डेट बढ़ जाएगी मैं आराम से भरूंगा। आप सबसे पहले रोजगार पंजीयन, कौन सा पंजीयन, रोजगार पंजीयन आप बिल्कुल फटाफट इसको, अगर आपका एक्सपायर्ड हो गया तो इसको रिन्यू कर लीजिए, नहीं बना है तो नया बना लीजिए, ये जरूर कर लीजिए। और ईएसबी की जो प्रोफाइल है आपकी उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार अपडेट मांग रहा है ना, केवाईसी अपडेट मांग रहा है, आधार अपडेट मांग रहा है, तो उसमें आप अपडेट कर लीजिएगा प्रोफाइल का। ठीक है गाइस, ये आपको बहुत जरूरी है। सिंपल सी चीज है। परीक्षा की दिनांक व दिन आपके 20 मार्च से पेपर चालू है। आपके एग्जाम जो है वो 20 मार्च से स्टार्ट होंगे। 20 मार्च आपके पास वो भी समय अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आज कितनी तारीख है, 17 जनवरी है। तो आप अगर आप मान लो इसका 20 मार्च को पेपर होगा, बस 2 महीने ही आपके पास शेष हैं। 2 महीने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको ही पता है। 2 महीने बहुत समय होता है एक तैयारी की, सब बस लग जाओ दी तोड़ करके कि आपको मिलेगा ही। वही फीस जो नॉर्मल रहती है 500 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज लगता है 60, यानी 560 रुपये फीस आपकी जनरल वालों की लगेगी। और ये 200-250 रुपये जो है वो आपकी 250 प्लस 60 रुपये यानी कि 310 रुपये आपकी फीस जो है वो नॉर्मल लगेगी। जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस ये लोग हैं उनके लिए ये लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर आपका जो 250 रुपये, और इसके अलावा जो सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु के लिए आपकी कोई शुल्क नहीं है, तो ये आपके काम का पैसा भी नहीं है। आप सिंपल जो SC ST OBC और EWS वाले हैं उनके लिए 250 प्लस 60 यानी कि 310 रुपये लगेंगे। और ये जनरल वाले उनको 560 लगेंगे भैया। ठीक है ना। अब आते हैं आपके एग्जाम पे। एग्जाम आपका 20 मार्च से चालू है, 2 पालियों में एग्जाम होगा, सबको मालूम है। टाइमिंग जो है आपकी वो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है गाइस। आधार कार्ड आपका बहुत जरूरी है। आधार अपडेट नहीं है तो आधार अपडेट करा लीजिए। बायोमेट्रिक में इशू नहीं आना चाहिए। बायोमेट्रिक फोटो मोटो सब आपके बिल्कुल करेक्ट डिट्टो सही होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे और क्या चीज़ें हमारे लिए दी हुई हैं वो समझ लेते हैं। कितने क्या आपको क्या सिलेबस है आपका और क्या ही आपके पद हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं पद कितने हैं। देखिएगा माध्यमिक शिक्षा मंडल में आपको सबसे पहले ये चीज़ है कि आपकी जो सैलरी है वेतनमान 32,000 प्लस महंगाई 32,800 प्लस महंगाई भत्ता जो भी आपका बनेगा वो मिल मिला के मिलती है। तो सैलरी की कोई ऐसी बात नहीं है गाइस, सैलरी तो आपको अच्छी मिलेगी मिलेगी। अब आते हैं हम सबसे बड़ी चीज है हमारे पास, सबसे आईएमपी जो चीज है वो आती है पात्रता परीक्षा। शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं क्या है, सबसे बड़े भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है भैया आपके ना। तो सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा पास करनी है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं आर्य 5 आवेदन ही पात्र होंगे। एक चीज का ध्यान रखें गाइस, जिन्होंने 2018 और 2023 इन दोनों को ही पास करा केवल वही लोग फॉर्म भर सकते हैं।
इसके पहले 2011 में जब भर्ती हुई थी, कभी हुई थी, वो मान्य नहीं है भैया ना। तो 2018 में जिन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है या फिर 2023 में जिन्होंने पास किया है, केवल वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही आपका क्या होना चाहिए, उस विषय में संबंधित स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में आपका प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि आपके पास डीएड हो या फिर आपके पास बीएड हो और साथ में उस विषय से संबंधित में आपका ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की उपाधि हो, ठीक है ना। और आपके अब यहाँ पर परसेंटेज का समझ लीजिए जरा, देखो संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। तो इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना है। बीएड चाहे 1 वर्ष वाला हो, चाहे 2 वर्ष वाला हो, चाहे 4 वर्ष वाला हो, बस बीएड है और डीएड है तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, 50% आपके आना चाहिए। एक और चीज इसमें दी हुई है, 45% का भी लॉजिक समझ लो आप पहले। संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन में आपके 45% हैं तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। इस संबंध में समय समय पर जानकारी राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मान्यता मापदंड के नियमानुसार शिक्षा विभाग में बीएड, अगर आपका बीएड है, ठीक है गाइज, अगर आपका बीएड है और साथ में आपका ग्रेजुएशन है और 45% है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। बकायदा इसमें लिखा हुआ है। बाकी सबको 50% चाहिए रहेंगे। अगर आपके 1 साल का आपका बीएड है, एक चीज का ध्यान रखिएगा आप, ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका 1 साल का बीएड है, कितने साल का बीएड? 1 साल का, तो आपको 50% ग्रेजुएशन में चाहिए ही चाहिए रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका 2 वर्ष का बीएड है, कितने वर्ष का बीएड है? 2 वर्ष का, 2 वर्ष वाला बीएड है तो आप इसमें आपके 45% आपके स्नातक में तो भी आपका चल जाएगा। समझ गए ध्यान से ये चीज? या इसमें एक और कंफ्यूजन हो सकता, देखो यहाँ पर देखो 50% अंक मेनली चाहिए, सिर्फ 45% का बस यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यही एक सेटअप है। इसके अलावा आप 4 वर्ष का जिन्होंने बीएलएड करा हुआ है वो लोग भी इसको भर सकते हैं। तो ये आपको चीज समझनी है। और आपके 12th में जो परसेंटेज है यहाँ पर वो भी देखो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी भी होना चाहिए और 4 वर्ष का बीए बीएड बीएससी बीएड या बीए बीएड जो भी है वो होना चाहिए। इसी के साथ ये तकरीबन आप ये चीज समझ गए होंगे। और एक चीज, संस्कृत पाठशाला में माध्यमिक शिक्षक के संस्कृत जो है, यहाँ पर जो आपका संस्कृत पाठशाला वालों के लिए देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 2य श्रेणी में शास्त्री की उपाधि है ना, और न्यूनतम शैक्षणिकता होगी और डीएड बीएड या डीएलएड बीएलएड आपको चाहिए रहेगा। इस चीज का ध्यान जरूर रखना गाइस, है ना। जिनका भी संस्कृत का है वो ये चीज समझ लेना, बाकी सबके लिए नहीं है ये। चलिए आते हैं खेल के लिए। अब सबसे पहले आपके क्या आ गया? पद का विवरण आ गया, पद समझ लेते हैं हम। खेल के पद जो हैं, माध्यमिक शिक्षक में जो पद जो आपको दिए हैं, माध्यमिक शिक्षक खेल में आपके टोटल 338 पद हैं। 338 पदों में आपको जो है वही शैक्षणिक 2018 भर्ती नियम 2018 में समय समय पर यथा संशोधित नियमों में 8 की अनुसूची के अनुसार निम्नांकित है। वो क्या है कि आपको जो खेल है, खेल पात्रता परीक्षा, मतलब जो पात्रता परीक्षा 2023 जो हुई थी, आपने अगर उसको उत्तीर्ण किया तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भर सकते, जो खेल वाले हैं। और इसके साथ ही आपका बीपीएड या बीपीई होना चाहिए, ठीक है गाइज। ये आपको बहुत ध्यान रखना क्योंकि सिर्फ 2023 में ही ये परीक्षा हुई है जिसमें एजुकेशन स्पोर्ट्स वालों ने पात्रता परीक्षा दी है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अतिथि वालों का भी आपको पता होना चाहिए, अतिथियों का भी है। तो सब में वही चीज है कि भैया दो जो गायन वादन सबका सेम ही है, गायन वादन वाले भी जो है तो सबने 2023 वाली जो गायन वादन वाली जो एलिजिबिलिटी पास करी हो, साथ में म्यूजिक में उनका एम म्यूजिक, को म्यूजिक, रतन म्यूजिक, ये सब उनके समकक्ष होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 5% की छूट जो सबको जो रहती है वो रहेगी, तो ये हमारे लिए कोई खास नहीं है। प्राथमिक में आप देख सकते हैं प्राथमिक में पद की संख्या ज्यादा है, 1377 प्राथमिक पद है। वही की प्राथमिक खेल शिक्षक एलिजिबिलिटी पास होना चाहिए, साथ में आपका बीपीएड बीपीई होना चाहिए, तो आप ये आराम से दे सकते हो। सेम टू सेम एलिजिबिलिटी है माध्यमिक के और प्राथमिक के, सब टू सेम है, तो ये हम इसको नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर आते मेन है भैया आयु का खेल। हर बार की तरह इस बार भी आप आयु को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि पहले भी कोर्ट में केस लगा देते हैं, भर्ती को अटका देते हैं, तो पहले ही समझ लो भैया न्यूनतम आयु जो 21 साल है, क्लियर है।
आपको न्यूनतम जो अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2024 से काउंट करेंगे ये लोग, 1 जनवरी से, है ना। 1 जनवरी 2024 को जो इन्होंने लिखा है बकायदा, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम आयु है यहाँ पर चूंकि इन्होंने बकायदा लिखा है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 को कितनी होनी चाहिए, पुरुष अनारक्षित 40 साल है अधिकतम, और जो अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने, अब अतिथि शिक्षक का क्राइटेरिया समझ लो, बकायदा खुले में लिखा है इन्होंने, अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रूप में अध्यापन कार्य किया गया है, तो उनके लिए अधिकतम आयु 49 साल है। तो अतिथि शिक्षक कौन कॉमन है, उनको 3 सेशन में काम करना ही करना होगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसने 2021 और 22 में काम करा, 22 और 23 में काम करा, 23 और 24 में काम कर लिया, ठीक है ना, और इन तीनों के सेशन को दिनों को जोड़ के 200 दिन होना चाहिए कम से कम। कितने दिन होना चाहिए, 200। भले ही ऐसा हो जाए इसमें उसने 30 दिन काम करा, इसमें उसने 60 दिन काम करा और इसमें उसने बाकी के 110 दिन काम करा, सबको जोड़ेंगे तो 200 दिन होना चाहिए। यानी कि अतिथि शिक्षक की जो क्राइटेरिया है बिल्कुल सीधे शब्दों में डिसाइडेड है, कंफ्यूज ना हो कि आपको 200 दिन न्यूनतम दिवस आपको एज ए गेस्ट फैकल्टी काम करना पड़ेगा, ये तो है ही है, साथ में आपको न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र भी देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सर हमने 2023 में 24 में मैंने मेरे 200 दिन होगा तो क्या मैं एलिजिबल हूं, नहीं भाई साहब, जिसने केवल एक सत्र में भी 200 दिन कर लिए वो एलिजिबल नहीं है। आपको 3 सत्र करने पड़ेंगे, चाहे वो 3 सत्र में आपने 600 दिन काम कर लिया हो, चाहे वो 3 सत्र में आपने 150 दिन, 3 सत्र में मिनिमम 200 दिन चाहिए, मैक्सिमम कितने भी दिन हो सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अतिथि की जो मैंने आपको अभी यही बता दिया कि अतिथि का मेन स्पेशल काम क्या है, आपको 3 सत्र चाहिए ही चाहिए और मिनिमम 200 दिन चाहिए ही चाहिए। आपके ज्यादा कितने भी दिन हो जाए, सत्र 3 चाहिए, समझ गए। भले ही आपने 2 सत्र में 400 दिन काम करा है लेकिन 3 सत्र नहीं है तो आप अतिथि की कैटेगरी में नहीं आओगे भैया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी एज क्राइटेरिया तकरीबन आप देख ही सकते हैं, मध्य प्रदेश मूल्यवासी इनके लिए, महिलाओं के लिए जो है 45 साल है और पुरुष महिला मध्य प्रदेश के निगम नगर निगम से इनके लिए 45 साल है, पुरुष महिला आरक्षित अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 45 है और मध्य प्रदेश मूल्यवासी दिव्यांग जन के लिए 45 है। यानी सिर्फ जो जनरल वाले हैं उनके लिए 40 साल है, बाकी सबके लिए 45 साल है, और जो अतिथि हैं उनके लिए थोड़ी और छूट दे दी गई है, उनको 9 साल और बढ़ा दिए गए। कितने साल बढ़ा दिए, 9 साल और बढ़ा दिए गए हैं जो अतिथि हैं। तो गाइस मुझे आपको समझ में आ गया अतिथि का कंसेप्ट क्या है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। और क्या, और देखो इन्होंने बकायदा लिखा वो न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से करी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मुझसे बोले कि सर मैं 1 जनवरी 2025 को 21 का हो गया, तो आप एलिजिबल नहीं हो भाई साहब। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यूनतम और अधिकतम जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 से है। क्लियर हो गई बात ये। तो गाइस ये चीज का बकायदा ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति अपनी आयु का काउंट कर रहा है वो काउंट करेगा 1/1/2024 से, 1/1/2024। ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, आयु जो है आपकी 1/1/2024 से काउंट। अगर 1/1/2024 को आप 21 साल के नहीं होते तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये मिनिमम हो चाहे अधिकतम, दोनों की गणना आपकी 1/1/2024 से करी जा रही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका है रोजगार पंजीयन का आपको बहुत ध्यान रखना है। रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए, बिना रोजगार पंजीयन के फॉर्म नहीं भराएगा। बाकी ये जो सब अतिथि शिक्षक के लिए जो भी बातें करी गई हम थोड़ा सा देख लेंगे। अब चूंकि अतिथि शिक्षक के लिए इन्होंने क्या करा है, 50% का वो दे दिया है आपका वो अनुदान। तो फिर से देखो यहाँ पर बकायदा लिखा हुआ है, एक बार और अतिथि शिक्षक की बात बता दूं कि 3 संवर्गों में शैक्षणिक संवर्ग अतिरिक्त सीधी भर्ती के शिक्षकों पदों में उपलब्ध रिक्तियों 50% रिक्तियां, 50% जो आरक्षण है वो अतिथि शिक्षक को दिया है। इसके लिए न्यूनतम 3 सत्र, यानी कि आपको कोई भी 3 सत्र में पढ़ाना ही पड़ेगा। जिसने भी 1 सत्र या 2 सत्र पढ़ाए हैं उसका नाम नहीं आएगा उसमें, समझ गए। जो आपके 3 सत्र और 200 दिन मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी दिन हो लेकिन 200 दिन होना चाहिए।
कितने भी सत्र पढ़ाएं, लेकिन मिनिमम 3 सत्र आपको चाहिए तभी जाकर आप अतिथि में आओगे, अदरवाइज आप बिना अतिथि के फॉर्म भरना पड़ेगा। नहीं तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वहां पे रिजेक्ट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, पूरी मेहनत चली जाएगी फालतू में, जो आपको मेहनत को इधर उधर करना नहीं है। बड़ी मेहनत से नौकरी मिलती है, बड़ी मेहनत से आती है, तो भैया इस चीज का ध्यान रखें। स्पष्टीकरण इन्होंने दिया हुआ है, फिर से इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि भैया पहले आप अच्छे से जांच परख कर लेना, और साथ में शिक्षक जो 2018 और 2023 में जिन्होंने पास करी है केवल वो लोग फार्म भरना और कोई मत भरना, और आयु का भी ध्यान रखना, और अतिथि शिक्षक वाला भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब एक और चीज भी दी है इन्होंने, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रोग्राम में अर्हता अर्जित की, जिनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रकार में ही मान्य होगी, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रकार में चयन हेतु पात्र नहीं है। यानी कि जो जनरल वाले हैं अगर उनके 80 नंबर आए तो वो दूसरे कैटेगरी में आके वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको 90 ही चाहिए, और बाकी अदर सबको 75 चाहिए रहते हैं जिनमें पास कर गए। तो यही चीज वो बार बार बोल रहे हैं कि भैया आप नहीं भर सकते, आपको तभी भरना है जब आपने पास करिए, बकायदा क्वालिफाइड लिखे हो तो ही भरना, नहीं तो मत भरना। इसके साथ ये तो सब हो गई जानकारी खेल। अब हम आते हैं पदों पर। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बकायदा आपको पद दिखा देता हूं मैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला सीधी भर्ती रिक्त पदों के आरक्षण में सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी, ये लिखा है अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, कुल पद 235, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो ये आपको 245 पद दिए अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए हैं, और इसमें अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि अन्य पिछड़ों को 14% आरक्षण के माध्यम से 87% पदों पर ही आपकी आरक्षण तालिका बनेगी। बाकी जो 13% का ये सिस्टम है वही हिलगा, आप 13% 47% वालों का हिलगा इन्होंने भी पाल रखा है, तो वो घुमा कर आगे कुछ लोग लटके रहेंगे उसमें। और वो थे 245 पद किसके लिए थे, आपके अतिथि के लिए थे, ठीक है ना, हिंदी के। और आपके इसके बाद में अब बिना अतिथि वालों के लिए कितने भैया ये देख लीजिए 255 पद जो है, 255 पद जो हैं वो आपके बिना अतिथि वालों के लिए, ओपन वालों के लिए हैं। इसमें ही वही लफड़ा है 14% और 87% का, तो यहाँ भी दिक्कत होगी। बाकी पद आप सब देख लीजिएगा, पद की कोई ऐसी वो नहीं है, अब इसमें हर एक सब्जेक्ट के पद तो बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आप खुद ये रूल बुक देख लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। अंग्रेजी के जो अतिथि शिक्षक के पद आए हैं वो अच्छे पद हैं, अंग्रेजी विषय के टीचरों की बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि इनके 982 पद अतिथियों के आए हैं, और तकरीबन इतने ही पद जो हैं आपके जो है गैर अतिथि के आए होंगे, बिल्कुल सही है। तो आप एक चीज देख सकते हैं 988 पद जो हैं वो अंग्रेजी के अतिथियों के लिए आए हैं, अच्छी बात है, ओपन के लिए आए, तो वो तकरीबन यही है पद। अब कुछ सब्जेक्ट में कुछ बहुत ही कम, संस्कृत में 197 पद हैं, और अतिथियों के लिए 200, गैर अतिथि के लिए 200 हैं, अतिथि के लिए 197 हैं। गणित में आते हैं, गणित में 731 पद आपके गणित के अतिथियों के लिए हैं, और ऑब्वियसली बात है 739 पद जो हैं वो गैर अतिथि के लिए हैं। तो ठीक ठाक पद हैं वैसे तो, देखा जाए तो अब अच्छे पद हैं। और सामाजिक विज्ञान में मात्र 219 हैं अतिथि के लिए, तो ऑब्वियसली बात है 219 220 जो पद हैं वो आपके बिना उसके लिए होंगे। अच्छा, सामाजिक विज्ञान की क्या होती है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन मान्य है, कौन कौन नहीं है, बहुत कंफ्यूजन रहती है सबको, ग्रेजुएशन वालों को भी कंफ्यूजन। तो भैया एक चीज का ध्यान रखें, माध्यमिक शिक्षक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को यही रहती है कि मैं कौन सा पद भर सकता हूँ, कौन सा नहीं भर सकता हूँ। थोड़ा सा रुक जाएं, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस पेज नंबर पे है सबके सिलेबस। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पेपर क्या आने वाला है ना, मेन चीज है पेपर क्या आने वाला है। थोड़ा पीछे ये कहाँ पहुंच गए, थोड़ा और आगे आ जाते हैं, ठीक है। अतिथि शिक्षक हो गए, बढ़िया, और हो गए अतिथि शिक्षक, बढ़िया, खत्म हो जाओ यार भाई जल्दी। सिलेबस पे आते जी, ये रहा सिलेबस। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, यही सबसे मेन भूत आधार है आपका। पदवार पाठ्यक्रम भी दिया, साथ विषय। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, गणित विषय में, गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी गणित में
अथवा भौतिक शास्त्र में, इंजीनियरिंग में, मतलब जिन्होंने बीटेक भी करा है वो उपाधि होनी चाहिए गणित वालों के लिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सामाजिक विज्ञान वालों को, समझ लीजिए सामाजिक विज्ञान वालों, सामाजिक विज्ञान वालों को क्या करना पड़ेगा, अगर उनको इतिहास, राजनीति यानी कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, भूगोल, समाजशास्त्र और वाणिज्य विषय, वाणिज्य मतलब भैया क्या होता है, कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है, किस में से किसी एक विषय के साथ स्नातक को निर्धारित करना अनिवार्य है। यहाँ पर किसी एक विषय का बोला है, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में किसी एक, यानी कि आपके किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो वाणिज्य से हो, चाहे किसी का एक हिस्ट्री से हो, चाहे अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, किसी एक से केवल, है ना, अगर किसी एक का मेन सब्जेक्ट जो है, मेजर सब्जेक्ट जो है, केवल एक, दो भी हो सकते हैं, तीनों भी सब्जेक्ट किसी के हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम की बात हो, कम से कम एक सब्जेक्ट अगर किसी का ये, यानी कि जिसने बीकॉम भी किया है तो वो भी फिल कर सकता है, क्योंकि वाणिज्य सब्जेक्ट जो वो बीकॉम का होता है। तो इसमें एक सब्जेक्ट है, वाणिज्य का मतलब आपका कॉमर्स की बात है, कॉमर्स से जिसने बीकॉम करा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉमर्स कोई बीए तो करेगा नहीं, तो ये उनके लिए वो भर सकते हैं, बिल्कुल फार्म भर सकते हैं। बाकी जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, तो हिंदी में देखो आप स्नातक में हिंदी साहित्य पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी में अंग्रेजी साहित्य पढ़ा हो, संस्कृत में संस्कृत साहित्य पढ़ा हो। और एक और चीज है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं विज्ञान को लेके। देखो भैया गणित वालों तो समझ गए होंगे, गणित वालों क्या है, जिन्होंने मैथ से बीएससी करा हो या बीटेक करा हो ना, बीएससी या बीटेक करा हो तो मैथ्स का खेल खत्म। विज्ञान वाले थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, विज्ञान में ये सोचते हैं कि मैथ्स वाला व्यक्ति विज्ञान भर सकता, नहीं भर सकता भैया। विज्ञान बेसिकली रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिव, इन्हीं कोई भी दो विषय चाहिए। ध्यान से देखो, अगर मान लो केवल एक विषय की बोलता है तो मैथ्स वाले ही भर देते, केमिस्ट्री तो रहता ही उनके पास, नहीं आपको इनमें से रस, केमिस्ट्री, वनस्पति, प्राणी, माइक्रोबायोलॉजी, दो सब्जेक्ट चाहिए भैया। कितने सब्जेक्ट चाहिए? दो सब्जेक्ट चाहिए। तो इस वजह से आपके पास केमिस्ट्री तो होगा ही जो बीएससी मैथ से करा है, लेकिन पास वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान नहीं होगा, माइक्रोबायोलॉजी नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोगों को जो मैथ्स वाले वो विज्ञान का नहीं भर सकते, जिन्होंने बायो प्रॉपर लिया होगा, जिन्होंने प्रॉपर बायो सब्जेक्ट लिया, केवल वही लोग इसके लिए एलिजिबल है, बाकी लोग नहीं है। मैथ्स वाले ध्यान रखें इस चीज का, हर कहीं फॉर्म ना भरें, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है जब वेरिफिकेशन होता है तो वहां पे रिजेक्ट हो जाते हैं, और वहां रिजेक्ट होना मतलब दुनिया की सबसे दुखदायी चीज है। मतलब ये कि स्वर्ग में आके आपसे बोल दे भाई साहब ये गलत नाम का व्यक्ति आ गया, इनको नरक भेज दो। तो ये चीज। अब आते हैं परीक्षा योजना के पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में सीरीज बात है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ओके ठीक है, 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे का होगा भैया। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एक प्रश्न एक का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। समझ गए ये चीज? तो यानी हिंदी में केवल हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी में केवल अंग्रेजी के आएंगे, संस्कृत में केवल संस्कृत आएगी, गणित में केवल गणित आएगा, विज्ञान में केवल विज्ञान आएगा, और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान आएगा। अब भैया कैसे आएगा? तो ठीक है, मैथ्स आएगा तो क्या मैथ्स आएगा, क्या उनका सिलेबस आएगा, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। विषय वस्तु का स्तर जो है, मतलब कि आपका जो स्तर है, आपको जो स्तर स्नातक स्तर के माध्यम समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 9 से कक्षा 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे। कठिनाई का स्तर संबद्धता लीकेज स्नातक, यानी इसमें ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो बीएससी, बीकॉम, बीए में जो आपने पढ़ा है वो भी क्वेश्चन आएंगे। तो भैया ये इसमें मत रहना कि मेरे को सिर्फ 9 से लेके 12 तक की ही बुक्स पढ़नी है। अगर आप मैथ से हो तो आपको 9 से लेके बीएससी का पूरा आना चाहिए, 9 से लेके पूरा बीएससी का। अगर आप सामाजिक विज्ञान वाले हो तो आप सामाजिक विज्ञान को 9th की बुक से लेके 9 से लेके आपको जो बीए में आपने जो पढ़ा है वो पूरा आपका आ सकता है भैया, क्योंकि उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है कि कठिनाई स्तर एवं संबंधता लिंक जो लिंक रहेंगी वो आपकी स्नातक स्तर की होगी। तो भैया इस चीज का ध्यान रखना, पेपर तो सिंपल नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लेना, तो इसलिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और कट ऑफ भी अच्छा खासा ही जाएगा, क्योंकि पद उतने नहीं है जितने लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो होना ही होना है। अब जैसे इनका बकायदा सिलेबस दिया, सिलेबस को अच्छे से समझ के इसको आपको क्या समझना है, इसको आपको 9th के लेवल का पढ़ना है, 9 से लेके ग्रेजुएशन के लेवल तक का पढ़ना है पूरा। ये नहीं सोचना है कि भैया ये मेरा तो ये 9th क्लास में है, मैं इसको क्यों, जो 9th में वो 11th में भी होगा, 12th में भी होगा। तो इंग्लिश का है, ये हिंदी का सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से रीड करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है।
सामाजिक विज्ञान में ये सब चीजें हैं, ये सब आपको सब अच्छे से आपको ग्रेजुएशन लेवल तक आपको देखना है भैया, और कहीं भी कमी नहीं छोड़ना है। 2 महीने बहुत होते हैं, 2 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। ये थोड़ा इंग्लिश में भी दे दिया उनने, जिनको लग रहा होगा कोई इंग्लिश मीडियम से होगा, ठीक है। इंग्लिश में ये क्या दिया है आपका, ये भी इंग्लिश कॉमर्स का है। तो ये सब आपका सिलेबस हो गया, और कोई ऐसी जानकारी मुझे लग नहीं रही है कि होगी इसमें कोई खास। और बाकी आप खुद चेक कर लेना जो भी अपना सिलेबस, तो देखो सब लोग आप आराम से चेक कर सकते हो, एक एक का बता पाना सिलेबस तो मुश्किल है। अब जो भी स्पेशल जिसको भी पढ़ना है, अब चूंकि मैं मैथ्स वाला व्यक्ति हूँ तो मैं थोड़ा मैथ्स को इंटरेस्टेड लेके आगे बढ़ूंगा। ये जीव विज्ञान वालों का है, और आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना। ये केमिस्ट्री वालों का है, केमिस्ट्री भी आएगी उसमें। ये आ गया भैया मैथ्स, गणित, ठीक है। देखो आपको रियल नंबर आए हैं, रियल नंबर मतलब ये देखा जाए, ये चैप्टर नंबर, ये आपका जो चैप्टर है यूनिट 1 रियल नंबर, नंबर सिस्टम, ये 9th और 10th का है चैप्टर। पॉलिनोमियल 10th का, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 10th क्लास का है, और ये 9th क्लास का है, ये 10th क्लास का है। रियल नंबर 10th में, यूक्लिड लेमा वगैरह ये 10th में आएंगी, है ना, ये 10th का है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी 10th का ही है। तो घुमा फिरा के ये कि 9th और 10th का ही सिस्टम है पूरा ज्यादातर चीजों में। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, लाइन्स एंड एंगल 10th का है, क्वाड्रिलेटरल्स 10th का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल 9th क्लास का है। तो आपको यही चीज पता होनी चाहिए। सर्कल है, ये सर्कल भी आपका हेरोन्स फॉर्मूला ये 9th का है, रिलेटेड टू सर्कल ये 10th क्लास है। सरफेस एंड एरिया एनवेलप 9, 10 दोनों में ही है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये आपकी जिसमें ये लिखा हुआ है इनवर्स, देखो ये 10th का है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये 10th का है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेस ये 10th है। ये रेशियोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये भी 10th हाइट एंड डिस्टेंस ये सब 9th 10th का है। फिर इसमें एंगल फंक्शन हो गया, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नो ये आपके 11 12th के हो गए। इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर 11 12th है, सीक्वेंस सीरीज 11 12th है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री 11 12th है, 11 12th है। पूरा स्टैटिस्टिक, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स 11 12th है। इंटीग्रल्स है, वेक्टर एनालिसिस, ज्योमेट्री ये आपको बहुत अच्छे से आना पड़ेगा भैया, नहीं तो बस। इसके साथ इन्होंने फिजिक्स भी दिया है, इसमें मैथ्स वालों को फिजिक्स भी दिया है क्या, केमिस्ट्री भी आ रही भैया, फेस केमिस्ट्री भी आ रहा है आपका, सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स नहीं आ रहा है। गणित में आपका, चलो गणित तो आ ही रहा है, साथ में यहाँ पे एक दिक्कत हो गई आप लोगों को भैया, भौतिक विज्ञान भी आ रहा है। ये चीज थोड़ी सी कमजोर कर दी आपको, क्योंकि इसमें पीसीएम दे दिया इन्होंने। मैथ्स के साथ साथ आपका फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, 5 टॉपिक आ रहे हैं गाइस, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे मैथ्स वालों को भैया। यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं ये पता नहीं है, क्योंकि पढ़वाएंगे मैथ्स, साथ में फोर्स एंड मैकेनिज्म दे दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दे दी 11th का, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। बस यही नंबर गिरेंगे मैथ्स वालों के, देखिएगा आप। फेस केमिस्ट्री जो है, जिनका टच नहीं है फेस केमिस्ट्री से, वो लोगों की दिक्कत है। ऑप्टिक्स एंड साउंड दे दिया, डुअल नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया, यानी 11 12th की फिजिक्स है भाई साहब। ये स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, प्रोडक्ट टेबल एंड क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स दे दिए, सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम, मतलब अच्छा खासा सिलेबस दे दिया। अब 2 महीने ज्यादा लगेंगे, अब कम लगेंगे। मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ रहा है, बहुत ध्यान रखना है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री जिनको नहीं आती है उनको साथ अब दिक्कत होने वाली है, क्योंकि देखो इन्होंने आपको देखा जाए तो पीसीएम दे दिया, पीसीएम आपको पढ़ना है, तो भैया बहुत जरूरी है। इसी के साथ ये आपका सिलेबस एनालाइज करेंगे अपन, आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से। तभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो गाइस हम यहीं पर रुकते हैं, और कुछ और जानकारी है जरूरी क्या देख लेते हैं। बस यही सब जानकारियां हैं, बस यही सब है। तो गाइस, तो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने समझ लिया होगा रूल बुक को क्या है, कितने पद हैं, कैसा क्या सिस्टम है, कैसे फॉर्म भरना है। तो गाइस अपन एक फॉर्म भरने का भी एक लाइव वीडियो बना लेंगे जब फॉर्म भराएगा। तो मेरी आपसे ये है कि आप पहले रोजगार पंजीयन और प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए, ताकि डायरेक्ट आप फॉर्म भर सको, और जो भी इजिबिलिटी इसमें क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।